भाभी, एक बड़ी खुशखबरी है। पूजा ने फ़ोन पर चहकते हुए अपनी भाभी माही से कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी खनक थी जो अक्सर रईसी और आत्मविश्वास से आती है। ननद रानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे बेटे उदय की शादी की तारीख पक्की हो गई है। माही ने अपनी सिलाई मशीन का पहिया रोकते हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाकर कहा। वो जानती थी कि ये फ़ोन आज नहीं तो कल आने ही वाला था। हाँ भाभी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। उदय की शादी अगले महीने की 20 तारीख को तय हुई है। आप तो मेरे बताने से पहले ही सब समझ जाती हैं। आखिर पुरानी जौहरी हैं आप। पूजा हंसते हुए बोली, लेकिन उसकी हंसी में वो पुराना कच्चा अपनापन नहीं था जो शादी से पहले हुआ करता था। पूजा, मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब तुम स्कूल में पढ़ती थी। तुम्हारी हर धड़कन की खबर रहती थी मुझे। माही ने पुरानी यादों को टटोलने की कोशिश की। भाभी, वो दिन भी क्या दिन थे। आपने कभी मुझे ननद समझा ही नहीं, हमेशा छोटी बहन की तरह लाड़ किया। माँ के जाने के बाद तो आप ही ने मुझे संभाला था। पूजा की आवाज़ में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर अपने सोशलाइट वाले अंदाज में लौट आई। सुनिए भाभी, उदय की शादी में आप सबको ज़रूर आना है। और हाँ, कम से कम 10 दिन पहले आ जाना। आखिर मामी हो आप। और अपनी बेटी सिया से भी कह दीजिएगा, उसे भी छुट्टी लेनी होगी। उदय की शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्मों में जो पुरानी पारंपरिक चीज़ें होती है ना, वो सब मैनेज करने के लिए मुझे आप दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मेरे स्टाफ को वो सब रीति रिवाज कहाँ पता। माही के हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा थोड़ा कस गया। ये निमंत्रण था या काम का आदेश, वो समझ नहीं पाई। फिर भी उसने संयम बनाए रखा। चिंता मत करो पूजा, हम आ जाएंगे। घर की शादी है, पीछे थोड़ी रहेंगे। फ़ोन करते ही माही गहरी सोच में डूब गई। उसके पति राकेश, जो पास ही बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, चश्मा उतारते हुए पूछा, क्या हुआ माही? पूजा का फ़ोन था ना? चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? माही ने एक गहरी सांस ली। हाँ, उदय की शादी तय हो गई है। बुला रही थी, कह रही थी 10 दिन पहले आ जाना, रस्में संभालनी है। राकेश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, रस्में संभालनी है या काम संभालना है? पिछले 10 सालों में जब से उसकी शादी उस बड़े उद्योगपति घराने में हुई है, हमारे और उसके बीच की खाई कितनी गहरी हो गई है, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। हम एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने वाले लोग और वो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी की मालकिन। मुझे डर है कि वह हमारा स्वाभिमान कहीं उनके आलीशान कालीनों के नीचे न कुचल जाए। ऐसा मत कहिए, माही ने उन्हें टोका। भले ही उसका दिल भी यही कह रहा था, रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, पर उसने हक से बुलाया है। अगर हम नहीं गए तो दुनिया क्या कहेगी? भाई भाभी होकर भतीजे की शादी में नहीं आए। तैयारियां शुरू हुई। माही ने अपनी पुरानी साड़ियों में से सबसे अच्छी साड़ी निकाली। अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकालकर पूजा और उसके ससुराल वालों के लिए उपहार खरीदे। सिया, जो कॉलेज में थी, थोड़ी ना नुकुर कर रही थी। उसे अपनी बुआ का व्यवहार कभी पसंद आया ही नहीं था। माँ, बुआ हमें सिर्फ तब याद करती है जब उन्हें किसी देसी काम की ज़रूरत होती है। देखना, वहाँ भी हमें मेहमानों की तरह नहीं बल्कि इवेंट मैनेजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिया ने बैग पैक करते हुए कहा। चुप कर, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, माही ने डांटा। पर मन ही मन वो डरी हुई थी। 10 दिन बाद माही, राकेश और सिया पूजा के विशाल बंगले स्वर्ण विला के गेट पर खड़े थे। गार्ड ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ करने लगा। जब पूजा को इंटरकॉम किया गया तब जाकर गेट खुला। घर के अंदर का नज़ारा किसी फिल्म के सेट जैसा था। नौकर वर्दियों में घूम रहे थे। पूजा सोफे पर बैठी डिज़ाइनर के साथ कपड़ों पर चर्चा कर रही थी। उन्हें देखते ही वो उठी, लेकिन गले मिलने की बजाय दूर से ही हाथ हिलाया। ओह भैया भाभी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। सफ़र कैसा रहा? पूजा ने पूछा, लेकिन जवाब का इंतज़ार किए बिना नौकर को आवाज़ दी। रामू, इनका सामान गेस्ट हाउस वाले कमरे में रखवा दो। और भाभी, आप फ्रेश होकर जरा नीचे आ जाना। हल्दी पीसने की रस्म के लिए औरतों को इकट्ठा करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गीत कौन गाएगा। राकेश का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्हें मुख्य घर के कमरों में नहीं बल्कि बगीचे के पीछे बने गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, जहां अक्सर दूर के रिश्तेदार या स्टाफ रुकते थे। माही ने राकेश का हाथ दबाया, उन्हें शांत रहने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पूजा, मैं बस अभी आती हूँ। अगले 3 दिन माही और सिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। घर में मेहमानों का तांता लगा था। शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे थे। पूजा हर किसी से मिल रही थी, हंस रही थी, लेकिन जैसे ही माही या राकेश पास आते वो असहज हो जाती। वो परिचय कराते वक्त कहती, ये मेरे मायके से हैं। कभी ये नहीं कहती कि ये मेरे बड़े भाई और भाभी हैं।
हल्दी की रस्म वाले दिन एक बड़ा हादसा हो गया। पूजा ने एक मशहूर इवेंट कंपनी को ठेका दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका मुख्य कलाकार, जैसे पारंपरिक फुलवारी, गहने और हल्दी का विशेष उपटन तैयार करना था, ट्रैफिक में फंस गया। मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। उदय की होने वाली सास, जो बहुत ही पारंपरिक और कड़े मिजाज की महिला थी, नाराज होने लगी। पूजा जी, ये क्या मजाक है? शगुन की हल्दी का समय हो रहा है और अभी तक उपटन तैयार नहीं है। और वो फूलों के गहने कहाँ हैं जो रस्म के लिए ज़रूरी है? अगर अपशकुन हुआ तो मैं शादी के बारे में दोबारा सोचूंगी। समदिन जी ने तल्ख लहजे में कहा। पूजा के पसीने ही छूट गए। उसका सारा आत्मविश्वास, उसका पैसा, उसका रुतबा, सब उस पल धरा का धरा रह गया। वो इवेंट मैनेजर पर चिल्ला रही थी, लेकिन उससे समस्या हल नहीं हो रही थी। हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। मेहमान कानाफूसी करने लगे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई माही आगे आई। उसने साधारण सी सूती साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। समदिन जी, माही ने दृढ़ आवाज में कहा, अब शगुन नहीं होगा। शगुन की चीज़ें बाजार से नहीं, घर की ही बड़ी बूढ़ियों के हाथों से बनती हैं। आप बस 10 मिनट दीजिए। पूजा ने घबराहट में माही की ओर देखा। भाभी, आप क्या? चुप रहो पूजा, माही ने पहली बार उसे डांटा। सिया, दौड़कर रसोई से बेसन, मलाई, हल्दी और गुलाब जल ले आ और बगीचे से गेंदे के ताजे फूल तोड़ ला। माही ने आंगन के बीचों बीच बैठकर मोर्चा संभाल लिया। उसने इवेंट कंपनी के फैंसी कटोरे हटाए और पीतल की पुरानी परात मंगवाई। देखते ही देखते उसने अपनी अनुभवी उंगलियों से ऐसा सुगंधित उपटन तैयार किया कि पूरा हॉल ही महक उठा। सिया फूल ले आई। माही ने सुई धागा लिया और इतनी तेजी से फूलों के गहने गूंथे कि सब देखते ही रह गए। इतना ही नहीं, जब उपटन लगाते समय डीजे ने गाना बंद कर दिया तो माहौल फिर से सूना हो गया। माही ने ढोलक उठाई और अपनी सुरीली आवाज़ में पारंपरिक बन्ना बन्नी का गीत शुरू किया। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द और मिठास थी कि वह मौजूद हर महिला का मन मोह लिया गया। धीरे धीरे समदिन जी भी मुस्कुराने लगी और उन्होंने भी ताल देना शुरू कर दिया। रस्म पूरी हुई और बहुत शानदार तरीके से पूरी हुई। शाम को जब मेहमान चले गए तो पूजा थकी हारी सोफे पर बैठी थी। राकेश और सिया कमरे में जाने की तैयारी कर रहे थे। माही अभी सब सामान समेट रही थी। भाभी, पीछे से एक धीमी आवाज़ आई। माही पलटी। पूजा खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो अहंकार नहीं था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। क्या हुआ पूजा, कुछ और काम है क्या? माही ने सहजता से पूछा। पूजा ने दौड़कर माही को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं पैसे की चक्काचौंध में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे हीरे और कांच का फ़र्क ही नज़र नहीं आया। मैंने आपको सिर्फ काम के लिए बुलाया, आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसकी आप हकदार थी। आज अगर आप नहीं होती तो मेरी नाक कट जाती। मेरे लाखों रुपए, मेरे हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट सब बेकार हो गए थे। आपने मेरे घर की इज्जत बचा ली। माही ने पूजा के सिर पर हाथ फेरा। पगली, इज्जत पैसों से नहीं, संस्कारों से बचती है। और रही बात माफ़ी की, तो अपनों से माफ़ी नहीं मांगी जाती। बस ये याद रखना कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ों से कट गया तो वो सूख जाएगा। पूजा ने राकेश के पैर छुए। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गेस्ट हाउस में ठहराया, आपको नज़रअंदाज किया। मैं भूल गई थी कि जब पापा नहीं रहे थे तो आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर मुझे पढ़ाया था, ताकि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच सकूं। राकेश की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने पूजा को उठाया। देर आए दुरुस्त आए गुड़िया। अगले दिन शादी का मुख्य समारोह था, लेकिन नज़ारा बदल चुका था। स्टेज पर जब वरमाला का समय आया तो पूजा ने माइक थाम लिया। देवियों और सज्जनों, पूजा ने भारी आवाज़ में कहा, आप सब जानते हो कि मैं शहर की सफल बिजनेस वुमेन हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपनी असली ताकत से मिलवाना चाहती हूँ। वो ताकत जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उसने माही और राकेश को स्टेज पर बुलाया। ये मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। कल जब मेरा सारा पैसा और इंतज़ाम फेल हो गया, तब मेरी भाभी ने मेरे बेटे की शादी बचाई। ये शादी मेरे बेटे की है, लेकिन इस घर की असली मुखिया मेरी भाभी माही है। आज से इस शादी की हर रस्म में सबसे पहला हक इनका होगा। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। माही, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी, आज सबकी नज़रों में सम्मान की पात्र थी। सिया ने अपनी माँ को देखा और गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि स्वाभिमान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, अपने व्यवहार से, अपनी ममता से और अपनी जड़ों से जुड़े रहकर। उस रात जब विदाई हुई तो पूजा ने माही को वो कीमती कंगन पहनाए जो वो अपनी समधिन को देने के लिए लाई थी। ये क्या कर रही हो पूजा? माही ने मना करना चाहा। रख लीजिए भाभी, पूजा ने नम आंखों से कहा। ये कंगन सोने के हैं,
लेकिन आपका दिल कुंदन का है, ये उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, ननद की तरफ से नहीं, आपकी छोटी बहन की तरफ से। कार में वापस लौटते समय राकेश ने माही की ओर देखा और मुस्कुराए। क्या हुआ, अब भी लग रहा है कि हम हार गए? माही ने खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखा और मुस्कुराई। नहीं, आज हम जीत गए, हमने अपना परिवार वापस पा लिया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी, पीछे छूट गया था वो आलीशान बंगला, लेकिन साथ आ गया था वो खोया हुआ रिश्ता जो अब कभी नहीं टूटने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।